और बीजेपी का दामन थामने की कर लेते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस को बड़ा झटका लगता जा रहा है। अब पहली बार जब बांसवाड़ा आने पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जो कि अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और इस दौरान मालवीय ने सभा को संबोधित भी किया। संबोधन में उन्होंने बहुत जल्द ही वागड़ को कांग्रेस मुक्त और भगवामय करने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर जिला प्रमुख रेशम मालवीय और आनंदपुरी उप प्रधान प्रेम प्रताप सिंह मालवीय भी मौजूद रहे, जिनके बहुत जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी है कि पार्टी के तमाम साथियों को, विधायकगण हैं, विधायक के प्रत्याशी रहे हैं, संगठन के साथी हैं, इन सबको लेकर साथ में लेकर लोकसभा के चुनाव के अंदर हम काम करें। और जिस तरह से मोदी साहब ने भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है, जिससे देश के अंदर एक वातावरण बना है, उस वातावरण को पूर्ण रूप से हम लोकसभा के अंदर बनाएं और अच्छे से अच्छे वोटों से इस लोकसभा की सीट को जीतें। और जब लोकसभा की सीट हम जीतेंगे तो भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से इस क्षेत्र के विकास के लिए हम पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। और अगली खबर, जैसलमेर में 3 दिवसीय मरु महोत्सव 2024 का आगाज हो रहा है। उसको लेकर बताते चलें, क्योंकि आज से ही विधिवत आगाज मरु महोत्सव का हो जाएगा, जहां पर राजस्थानी संस्कृति के साथ साथ राजस्थानी लोक संगीत और सूफी संगीत से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। जैसलमेर में सुबह आज 8:30 बजे से ही सोनार दुर्ग में स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में आरती होगी। फिर उसके बाद सुबह 9:30 बजे गढ़ीसर तालाब से पूनम सिंह स्टेडियम तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में सुबह 10 बजे गोल्डन बैलून छोड़कर महोत्सव का आगाज होगा। इस दौरान कई सांस्कृतिक और प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। फिर दोपहर 2 बजे से आई लव जैसलमेर फाउंडेशन की ओर से डाइन विद जैसलमेर का आयोजन होगा। शाम 6:30 बजे स्टेडियम में आइकन्स ऑफ जैसलमेर का सम्मान किया जाएगा। और शाम 10 बजे से 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी कि 3-4 घंटे सन्स ऑफ द साइल्स कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें लोक कलाकार और बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपने परफॉर्मेंसेस देंगे। जैसा निर्देश मिला है कि प्रतिभागी और निर्णायक ही रहे से सभी। और अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चलें कि पोखरण के सांकड़ा में पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने पोखरण जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलकर मटकियां फोड़कर पानी की सप्लाई सुचारू करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि फरवरी का महीना चल रहा है और पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है। गांव के लोग खुद के लिए और अपने पशुओं के लिए रुपए देकर पानी के टैंकर डलवाने को मजबूर हैं। ऐसे में आने वाले मौसम में पानी की बहुत किल्लत होगी। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन कर समस्या के समाधान की मांग की है। जो हाल इस क्षेत्र के हैं वास्तव में बहुत दयनीय है। यहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हमेशा लोग जो मेरे को फ़ोन करते हैं उन सबको आज मैंने यहाँ पे सब आई, तब मैं यहाँ पे आया पीएचडी ऑफिस में, मटकियाँ फोड़ी, विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ जो पानी के लिए लोग आए हैं वो 800-1000 रुपये में टैंकर डलवाते हैं। ये स्थिति है आम जनता की। तो मैंने कहा जो आप मरु मेला चल रहा है, हम मरु मेले का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि अगर मरु मेले यहाँ हम जो आयोजन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है कि देसी पर्यटक और विदेशी पर्यटक यहाँ के कल्चर को समझें, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें। अब हम उनको क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, जब वो आया आके देखेंगे कि यहाँ के लोग जो पानी के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, और हम यहाँ पे मरु मेले कर रहे हैं, हमारे लिए शोभा नहीं देता। और बड़ी खबर आपको इस बीच में भरतपुर से बताते चले, जहां पर भरतपुर में ऑपरेशन अरावली को अंजाम दिया जा रहा है और 30 अवैध खनन के ट्रैक्टर को इस ऑपरेशन अरावली के तहत जब्त कर लिया गया है। बयाना थाना इलाके में आईजी विजिलेंस की टीम पूरे कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई आपको बता दें कि ऑपरेशन अरावली के तहत ही की जा रही है। रात 3 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। स्थानीय पुलिस थाने की भूमिका इसमें जांच हो रही है और साथ ही ऑपरेशन अरावली के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि मौके से अगर 30 अवैध खनन के ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जा सकता है तो आप सोच सकते हैं कि खनन माफिया
जो शानो शौकत से या बिना किसी भय से अपने कामों को अंजाम दे रहे थे, उनके अंदर अब डर पनपने लगा है, क्योंकि ऑपरेशन अरावली अब तेजी से आगे बढ़ते हुए कार्रवाई को अंजाम देते हुए स्थानीय पुलिस थाने की भूमिका की भी वहां पर जांच हो रही है, क्योंकि यह भी माना जाता है कि अगर स्थानीय पुलिस नहीं इन्वॉल्व होगा तो इतने बड़े भूमाफिया पैदा नहीं हो सकते। इस खबर पर हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, ऑपरेशन अरावली कितनी सफल हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये ऑपरेशन जो अरावली है उसके तहत अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें ऑपरेशन अरावली के तहत रात्रि को 3 से 5 बजे तक 30 ट्रैक्टरों को जो अवैध खनन करके लेकर आ रहे थे किसी न किसी रूप से, उनको जब्त किया गया है। और वहाँ जो स्थानीय थाना है, बयाना थाना, उसकी भी संदिग्ध जो भूमिका है उसकी जांच की जाएगी कि आखिर थाने से कोई कांटेक्ट कनेक्शन अवैध खनन माफियाओं का तो नहीं है, किस तरह से ये लेकर के आ रहे थे। इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, विजिलेंस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और अब माना यह जा रहा है कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी जो कार्रवाई है वो भी आगे देखने को मिलेगी। हालांकि ये कार्रवाई के बाद अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी न किसी तरह से अवैध खनन माफिया हो, चाहे गौ तस्कर हो, अवैध हथियारों के सरगना हो, उनके खिलाफ आईजी राहुल प्रकाश का जो ऑपरेशन है वो नजर आ रहा है और बेहद ही गंभीरता के साथ में ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो टीम गठित की जाती है उसको स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी है। टीम रात को जाती है और उस तरह से कार्रवाई करती है कि जो अवैध खनन माफिया हैं उनके जो ट्रैक्टर आते हैं उनको जब्त करके और ले जाते हैं, लेकिन स्थानीय थाने को भनक तक नहीं लगती है। उसके बाद अब आईजी राहुल प्रकाश का कहना है कि जो स्थानीय थाने हैं या फिर वहाँ चौकियां हैं, किस तरह से ये अवैध खनन करके लेके आते थे, इस सभी की जांच की जाएगी और अगर कोई भी संदिग्ध के घेरे में आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसका मतलब कि दीपक, इस ऑपरेशन अरावली को अंजाम रात के समय ही दिया जाता है, इसका पैटर्न यही है? दूसरा, ये स्थानीय थानों की भी जांच की जा रही है, इसका मतलब कि उनकी भी संलिप्तता कहीं ना कहीं है क्या? उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन अरावली को जो अंजाम दिया गया है वो रात्रि को ही दिया गया है, क्योंकि अवैध खनन माफिया ज्यादातर रात्रि में ही निकलते हैं। हाँ। और विजिलेंस की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय थाने हैं, चाहे वो बयाना हो, अन्य चौकी कोई भी हो, वो उनके इलाके से होकर के अवैध खनन माफिया निकलते हैं, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या उनकी कोई मिलीभगत तो नहीं है? क्या? बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर भरतपुर में ऑपरेशन अरावली को एक बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश इसलिए की जा रही है और इस ऑपरेशन को चलाने की भी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि खनन भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके। और अब खबर नंबर 1 के बाहर 14 डोनेटर मिले हैं, माफ करिएगा 54 डोनेटर मिले हैं और इसके बाद रेलवे पुलिस और लोकल पुलिस बम स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे हैं और जांच शुरू कर दी है। ये डेटोनेटर एक बॉक्स में झाड़ियों के पास रखा हुआ था और फिलहाल रेलवे पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डेटोनेटर 54 डेटोनेटर मिले हैं, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। ये आपको महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कल्याणम वेस्ट साइड में 54 इलेक्ट्रिक डिटोनेटर मिले हैं। अगर देखा जाए तो दीज आर द प्राइमरी सोर्स एंड जैसे जिलेटिन या फिर जो वेल्स, खदान, इनको ब्लास्ट करने के लिए जो एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है उसको डिटोनेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सर, ये कहाँ पर मिला, इसकी जानकारी कैसे आपको इसको मिला? या एक सफाई कामगार है, उसने ये आईज एंड ईयर्स जो हमारी स्कीम है उसके रिगार्डिंग उनको हमने सब सेंसिटाइज किया है, तो उसी ने हमको इन्फॉर्मेशन दिया है। सर, सीसीटीवी अपने पास उपलब्ध है, तो उसमें क्या दिख रहा है? मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और अगली खबर भी महाराष्ट्र के पुणे से ही है, जहां पर महाराष्ट्र की पुणे पुलिस पूरे एक्शन में है और इस ड्रग्स सिंडिकेट के तार अब सांगली से भी जुड़े हुए बताए गए हैं। पुणे पुलिस ने सांगली से कुछ 140 किलो ड्रग्स बरामद किया है। बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई गई है। सांगली से 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुणे में छापामारी के दौरान नमक के पैकेटों में ये ड्रग्स पैक किए गए थे।
तीनों तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर अगर देख रहे हो तो आप समझिए तस्वीरों के माध्यम से, जहां पर लोगों को हिरासत में लिया गया। 717 किलो ड्रग्स जब्त किए गए हैं, करोड़ों की कीमत जिनकी बताई जा रही है। महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और ये आपको दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में भी 960 किलोग्राम अवैध ड्रग्स को बरामद किया गया है। अब इसको संचालित कैसे किया जाता था, कहां से ये आता था, कौन इसको लेकर आता था, किनको ये सप्लाई किया जाता था, ये सारे रूट्स को इनके जरिए तलाशने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही नमक के पैकेटों में ये ड्रग्स सप्लाई किया जाता है, क्योंकि नमक का भी सफेद रंग, और साथ कि ताकि किसी को भनक तक ना लगे कि उस नमक के पैकेट में ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। अगली खबर की तरफ रुख करते बताते चले कि दिल्ली से उड़ान भर के श्रीनगर जा रहे इंडिगो के विमान को खराब मौसम का सामना करना पड़ा। प्लेन हवा में डगमगाया, जिससे यात्रियों की जान अटक गई। प्लेन को जब सुरक्षित लैंड कराया गया तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। रिपोर्ट को देखिए। हवा में डगमगाया प्लेन, आसमान में अटकी यात्रियों की जान। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर जिसने भी देखी वो सहम गया। आसमान में एक प्लेन उड़ान भरने के बाद हिलोरे खाने लगा। यात्रियों की मानो तो सांसें थम गई। सोमवार की शाम करीब 5:25 पर दिल्ली से इंडिगो का प्लेन उड़ान भरता है, लेकिन उसकी राह में बाधा अटका देता है खराब मौसम। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के बीच विमान को 2 तगड़े झटके लगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर कितना भयानक हो रहा होगा। प्लेन में कुछ यात्रियों को जिंदगी की उम्मीद धुंधली दिखाई देने लगी थी। सभी बुरी तरह से सहम गए थे। हवा में जिंदगी झूला झूल रही थी। यात्रियों के बस में कुछ नहीं था, अब सिर्फ ऊपर वाले का सहारा था। सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। कुछ तो हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन पर कंट्रोल किया और सुरक्षित तरीके से श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड कराया। जब तक प्लेन हवा में थी, यात्री पूरी तरह से डरे सहमे हुए थे। लेकिन जब हवाई जहाज की सुरक्षित लैंडिंग हुई तो सभी यात्रियों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए राहत की सांस ली। 19 फरवरी को इंडिगो फ्लाइट 6E612598 ने श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन खराब मौसम विलेन बन गया। फ्लाइट के अंदर मौजूद एक यात्री ने वीडियो बनाया और बाद में शेयर किया। जम्मू कश्मीर और दूसरे पहाड़ी राज्यों में इस वक्त मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं कई जगहों पर बारिश भी पड़ रही है। कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई है। ऐसे में खराब मौसम में यात्रा से बचने में ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। और अगली खबर की तरफ रुक करते बताते चलें कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के 4थे सीजन का उद्घाटन किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 5 दिन तक चलेंगे और इन गेम्स में 20 राज्यों को 1000 एथलीट और खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। खेलो इंडिया में स्कीइंग, स्नो माउंटेनियरिंग, नॉर्डिक स्कीइंग और अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिताएं शामिल हैं। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ये 5 दिन तक इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो गया, जो 5 दिनों तक चलेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए निश्चित रूप से एक गौरवपूर्ण पल है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे वहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के चलते 2 नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद है। पर्यटकों के लिए भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई जा रही है।
और अगली खबर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की है, जहां का जम्मू कश्मीर भी सफेद बर्फ से ढका हुआ है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग से बर्फबारी की शानदार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। वहां बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। गुलमर्ग में सैलानी बर्फ का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में ही विंटर गेम्स खेले जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। पहले तो गुलमर्ग में 5 दिनों तक जो खेलो इंडिया 2024 का आगाज किया गया है, जो 5 दिनों तक चलेगा। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के चक्राता से है। उसके बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ आपको उत्तराखंड के जोशीमठ में नजर आ रहा है। बारामूला की भी तस्वीर आप जम्मू कश्मीर से देख सकते हैं। उत्तरकाशी की तस्वीर भी आपको देख सकते हैं और हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर, यानी कि पहाड़ी इलाका पूरे भारत का वो बर्फ की चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। और उधर चामोली के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी अब निचले इलाकों में भी शुरू हो चुकी है। पहले तो ऊपर के रेंज में बर्फबारी हो रही थी। जोशीमठ के ऊपरी इलाके इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। और सीएम भजन लाल ने वीवीआईपी कल्चर को ना कह दिया है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, जहां पर जयपुर में सीएम का काफिला गुजरने के दौरान यातायात को रोका ही नहीं गया। साथ ही ट्रैफिक में रेड लाइट पर भी सीएम का काफिला रुका। इस रिपोर्ट को देखिए। तरह सीएम का रूट, काफिला गुजरने के दौरान नहीं रोका ट्रैफिक, चौराहे की रेड लाइट पर भी रोकी गाड़ियां। सीएम ने खत्म कर दिया वीवीआईपी कल्चर। कहा जा सकता है कि जो सामान्य जो व्यक्ति होता है उसकी तरह जो मुख्यमंत्री का जो काफिला आप देख सकते हैं कि रेड लाइट पर यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर रुके हैं। जो सामान्य जो व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर जो अगल बगल में जाते हैं, अक्सर ये देखने को मिला है कि किसी भी तरीके का जो वाहन है उन्हें वाहन चालकों को कोई परेशानी नहीं हो। सीएम भजन लाल शर्मा ने वीवीआईपी कल्चर को नो कह दिया है। अब वो आम आदमी की तरह ट्रैफिक में चल रहे हैं। रेड सिग्नल होने पर उनका काफिला भी चौराहे पर आम पब्लिक की तरह रुका। सीएम के इस फैसले के बाद वीआईपी मूवमेंट पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलना शुरू हो गई है। दरअसल सीएम सहित अन्य वीआईपी के मूवमेंट के समय अक्सर जाम लग जाता था। ऐसे में गंभीर मरीजों को परेशानी होती है। सीएम भजन लाल शर्मा ने बुधवार को डीजीपी को फोन पर कहा कि उनके काफिले के सड़क पर चलने के दौरान ट्रैफिक को नहीं रोका जाए। डीजीपी ने सीएम से मिले आदेश पर जयपुर पुलिस कमिश्नर को जानकारी दी। इसके बाद उनके काफिले के गुजरने के दौरान ट्रैफिक को रोका नहीं गया। सामान्य नागरिक की तरह एक बार मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो क्लार्क्स आमेर जो ये रेड लाइट है यहाँ पर रोका गया और अब फिर से ये जो काफिला है ओटीएस की ओर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर जो आम जनता को परेशानी होती थी कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो बाधित नहीं हो, जब प्रदेश के मुखिया इस तरीके से मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, जो मंत्री हो, उनके अंदर भी एक जो वीवीआईपी जो कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अंकुश लगेगा। और एक कहा जा सकता है कि जो सरकार में जो बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो भी एक समझ सकेंगे कि एक आम आदमी की क्या कुछ दिक्कत रहती है जब वो। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सीएम की गाड़ी के चारों तरफ सिक्योरिटी वाले चलते रहेंगे। बुधवार रात सीएम जब बाड़मेर से लौटे तो जेएलएन मार्ग स्थित ओटीएस चौराहे पर लाल बत्ती पर सीएम का काफिला रुका। आम लोगों की तरह रुके मुख्यमंत्री को देखकर लोग हैरान रह गए। वहीं इस दौरान सीएम की सुरक्षा में पूरा काफिला और जाब्ता भी रेड लाइट पर रुका रहा। जयपुर में पिछले कई दिनों से वीवीआईपी विजिट बढ़ गई थी, जिसके कारण जेएलएन मार्ग और टोंक रोड सहित अन्य मार्गों पर जाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बार बार लगने वाले जाम के चलते ही मुख्यमंत्री ने ये निर्णय किया है। और ये तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।